वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। रात के 12 बजने वाले थे। इस वक्त रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में मुझे मिलाकर 5 आदमी और थे। सब के सब आतिशदान के पास मौजूद और कुर्सियों पर बैठे हुए थे। हम में से 2 तो जवान लड़के थे जो हल्की आवाज़ों में बातों में बिजी थे। तीसरा आदमी अधेड़ उम्र का था। उसने एक लंबा ओवरकोट पहन रखा था। सर के बाल खिचड़ी थे। उसके होंठ पतले पतले और कुछ हद तक भिजे हुए थे। उसके पास बैठने वाले आदमी की उम्र भी कोई 30 के लगभग होगी। उसने एक ऊनी शॉल ओढ़ रखी थी। सिवाय उन दोनों नौजवानों के हम में से हर आदमी खामोश था और ट्रेन के आने का इंतजार कर रहा था, जो कि 1 घंटा लेट थी। कल रात मैंने इसमें एक कहानी ऐसी पढ़ी कि फिर मैं सो नहीं सका। नौजवानों में से एक ने दूसरे को हाथों में दबा हुआ रिसाला दिखाते हुए कहा। मैंने कनखियों से उधर देखा। वो किसी डाइजेस्ट का रहस्यमयी कहानी नंबर था और पेज के ऊपर एक बड़ी सी इंसानी खोपड़ी थी जिस पर एक खूनख्वार गिद्ध पर फैलाए बैठा था। तो तुम्हें डरावनी कहानियां पसंद हैं? दूसरे ने पूछा। लेकिन मुझे तो ये सब बकवास मालूम होती हैं। आज के मॉडर्न जमाने में जिनों और भूतों की कहानियां सिर्फ मजाक नहीं तो फिर और क्या कही जा सकती हैं? उसने कमेंट करते हुए मेरी तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुरा दिया। तो तुम्हें रहस्यमयी ताकतों पर यकीन नहीं है? अचानक काला ओवरकोट पहने हुए आदमी ने पहली बार बोलते हुए नौजवान की तरफ देखा। बात तो कुछ ऐसी ही है, नौजवान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तुम अभी बच्चे हो, अधेड़ उम्र आदमी ने धीरे से कहा। मुझे देखो, मैं तुम्हें एक बूढ़ा आदमी नजर आ रहा हूं, लेकिन अगर मैं तुमसे ये कहूं कि मेरी उम्र मुश्किल से 30 साल होगी, तो क्या तुम यकीन कर लोगे? ये सुनकर हम सब हैरान होकर उसकी तरफ देखने पर मजबूर हो गए। लड़के की समझ में नहीं आया कि क्या जवाब दे। तुम क्या? कोई भी यकीन नहीं करेगा, उस आदमी ने दोबारा कहा। और जिन घटनाओं से मैं गुजरा हूं, उनसे गुजरने के बाद मेरा जिंदा रहना भी किसी करिश्मे से कम नहीं। अचानक उसका लहजा दुखी सा हो गया। मुझ जैसा दिलेर आदमी इस हाल को कैसे पहुंचा, ये एक लंबी कहानी है और मैं ये सब कुछ तुम्हें इसलिए नहीं सुना रहा हूं कि तुम्हें डराऊं, बल्कि सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि तुम ये समझना छोड़ दो कि रहस्यमयी घटनाओं से इस दुनिया का दामन खाली है। एकाएक वो रुक गया और आतिशदान को घूरने लगा। मुझे और शायद सभी को उसका यूं चुप हो जाना कुछ अच्छा नहीं लगा। तबीयत चाह रही थी कि उससे उसकी कहानी सुनी जाए। वैसे मैं देख रहा था कि लड़कों के चेहरे पर शरारत साफ झलक रही थी, हालांकि वो जबान से कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। अगर आप मुनासिब समझें तो हमें भी बताइए कि वो हालात क्या थे जिनकी तरफ आपने अभी इशारा किया है। दूसरा नौजवान, जो रिसाला यानी मैगजीन दबाए हुए था, हम सबके दिल की बात कह दी। जवाब में अजनबी ने कलाई पर बंधी घड़ी पर नजर डाली, फिर मेरी तरफ देखते हुए बोला, ये लोग मेरी कहानी सुनना भी चाहते हैं, शायद इन्हें मेरी बात का यकीन नहीं आया है। जी नहीं, ये बात नहीं है, मैंने जल्दी से कहा। आप यकीन करिए, सच्ची बात तो ये है कि आपके हालात सुनने का खुद मुझे भी शौक हो गया है, मगर ये एक लंबी दास्तान है। उसकी हिचकिचाहट साफ नजर आ रही थी। और वक्त, आप फिक्र मत करिए, ट्रेन 1.5 घंटे से पहले आने से रही।
अजनबी की दाहिनी तरफ बैठे आदमी ने बातचीत में हिस्सा लेते हुए कहा, अच्छी बात है। अजनबी ने हाँ में सर हिलाया। फिर उसने जेब से पाइप निकाला और पाउच पाइप में तंबाकू भरने लगा। पाइप जलाकर उसने लंबा कश लिया और धुआं मुंह से निकालते हुए उसने अपनी दास्तान शुरू की। ये आज से 5 साल पहले की बात है, जब इन रहस्यमयी घटनाओं की शुरुआत हुई, जिनके निशान उस दिन से मेरे चेहरे पर छपे हुए हैं। मैं नया नया कॉलेज से पास आउट हुआ था। माँ बाप का साया बचपन ही से सर से उठ चुका था और उनके इंतकाल के बाद अब जरूरी हो गया था कि मैं अपने पैरों पर खुद खड़ा हो जाऊं। कुछ कोशिश के बाद मुझे एक जॉब मिल गई और मेरा ट्रांसफर कर दिया गया। नए शहर में पहुंचकर मैंने कुछ दिन होटल में स्टे किया। इतने दिनों में मुझे एक अच्छे मकान की तलाश थी। जल्द ही मुझे एक मकान भी मिल गया। वो मकान शहर के एक सिरे पर तंग गलियों के बीच में था। उसमें एक आंगन और सिर्फ एक कमरा था। एक किचन था। कमरे में एक अलमारी भी थी जो दीवार में जुड़ी हुई थी। उसका किराया बेहद कम था, इसलिए मैंने उसे देखते ही ले लिया। और आप यकीन करिए कि मेरी मुश्किलों की शुरुआत यहीं से हुई। मैं आज भी सोचता हूँ, काश मैंने वो मकान ना लिया होता, मगर मुकद्दर के लिखे को कौन टाल सकता है। थोड़ा रुककर उसने पाइप मुंह से लगाया, 2-3 लंबे लंबे कश लिए, फिर फिजा में धुआं बिखेरते हुए बोला, उस मकान में 6-7 दिन बहुत आराम से गुजरे और उसके बाद एक रहस्यमयी अजीबोगरीब चक्कर ने मुझे अपनी लपेट में ले लिया। वो मेरे लिए उस घर में 8वीं रात थी। मैं उस दिन कोई 10 बजे घर वापस लौटा। लगभग 1 घंटा पढ़ने के बाद मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और कुंडी लगा दी। बाहर का दरवाज़ा पहले से ही बंद था। फिर मैंने लाइट ऑफ की और सोने के लिए बिस्तर पर लेट गया। दिसंबर के दिन थे और रात बेहद सर्द थी। मैं लिहाफ में दुबका हुआ सो रहा था। रात के कोई 2 बजे होंगे। अचानक मुझे यूं लगा जैसे कोई खड़ा हुआ हो। आंखें खोल कर देखा तो कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ रोशनदान से चांदनी आ रही थी, जिसकी वजह से कमरे का अंधेरा कुछ कम हो गया था। पहली नजर में कोई खास बात महसूस नहीं हुई। हर चीज अपनी जगह पर ज्यों की त्यों थी। लेकिन दूसरे लम्हे गौर से देखने पर एक खास बदलाव का एहसास हुआ कि अलमारी का एक पट खुला हुआ था। मैंने लेटे लेटे सोचा, शायद मैं सोने से पहले बंद करना भूल गया हूं। फिर भी मैंने किसी ख्याल के तहत उठकर देख लेना ही सही समझा। मैंने उठकर लाइट ऑन की, हर तरफ देखा भाला। कमरे के दरवाजे की कुंडी अंदर से वैसे ही बंद थी। फिर मैंने बढ़कर अलमारी का खुला हुआ पट बंद कर दिया और उसका हैंडल ठीक से जमा दिया। इससे फ्री होकर मैं दोबारा बिस्तर में घुस गया और जल्द ही मुझे नींद आ गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं चौंके बिना नहीं रह सका। अलमारी का एक पट रात ही की तरह फिर खुला हुआ था। आखिर ये फिर कैसे खुल गया? मैं देर तक बिस्तर पर चुपचाप बैठा सोचता रहा, लेकिन कोई वजह समझ में नहीं आ सकी। आखिर तंग आकर मैं उठ गया। मैंने बहुत जोर के साथ पट को बंद कर दिया और ऑफिस जाने की तैयारी करने लगा। वो आदमी चुप हो गया। उसने अपने बुझते हुए पाइप का एक कश लिया, पाइप का गुल कुर्सी के हत्थे पर ठोक कर साफ किया और मेरी तरफ देखते हुए बोला, ये कोई ऐसी हैरानी की बात नहीं थी कि मैं इस पर ज्यादा ध्यान देता। इसकी कई वजहें हो सकती थी। हो सकता है दरवाजा कुछ खराब हो गया हो। ये भी हो सकता था कि मैंने जल्दी में हैंडल ठीक से घुमाया ही ना हो।
बहरहाल ये बात दिन के कामकाज में दिमाग से बिल्कुल निकल चुकी थी। दिन ढले मैं घर लौटा। हमेशा की तरह कोई 11 बजे मैं सोने के लिए लेट गया। इस बार मैंने सारे दरवाजे अच्छी तरह बंद कर लिए थे और मैं पूरी तरह मुतमईन था। मेरी नींद अभी कुछ ज्यादा गहरी नहीं हुई थी कि अचानक मेरी आंख खुल गई। जरूर ये खटका अच्छा खासा जोर से हुआ था। मैंने फौरन ही अलमारी की तरफ देखा। उसका एक पट खुला हुआ था। हैरानी का दौरा अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि एक और झटके से दो चार हो जाना पड़ा। करीब ही कोई साया सा खड़ा था और फिर जल्द ही मुझ पर यह सच्चाई साफ हो गई थी। उसके हाथ उठे और वो अपनी टाई ढीली करने लगा। कमरे के अंधेरे में भी उसकी सारी हरकतें साफ दिखाई दे रही थीं। उसने फौरन ही झुककर जूते खोले और कोट उतारकर अलमारी में टांग दिया। इन सब से फ्री होकर उसने अलमारी में से कुछ कपड़े खींचे और उन्हें पहनने लगा। मैं खुली आंखों से किसी जादू में जकड़े हुए इंसान की तरह सब कुछ देखे जा रहा था। दरवाजा बिल्कुल बंद था और किसी के अंदर आ जाने का सवाल ही नहीं था। फिर इससे पहले कि मैं कुछ कर सकूं, अचानक वो साया मेरे बिस्तर की तरफ बढ़ा। उसने मेरे लिहाफ का एक कोना उठाया और फुर्ती से बिस्तर में घुस आया। उसकी बॉडी के गर्म लम्स टच मुझे बिजली की तरह महसूस हुआ। मैं तड़प कर उछला और उधर झपटा जिधर लाइट का स्विच था। लम्हा भर में सारा कमरा बल्ब की रोशनी में नहा चुका था और फिर मुझ पर हैरत का एक पहाड़ टूट पड़ा। मेरा बिस्तर बिल्कुल खाली पड़ा था। वहां आदमी तो क्या, किसी चिड़िया के बच्चे तक का निशान नहीं था। आखिर ये सब कुछ क्या है? मैंने सोचा और मुझे लगा कि शायद मैं कुछ बीमार हो चला हूं। इसे ख्वाब या वहम के सिवा और क्या समझा जा सकता था? मैंने कमरे में ऊपर से नीचे तक एक एक चीज देख डाली, मगर वहां कुछ होता तो नजर आता। कमरा अंदर से वैसे ही बंद था। थककर मैं दोबारा बिस्तर पर जा गिरा और अपनी बुज़दिली पर लानत भेजने लगा। देर तक सारी बातें मेरे दिमाग में गूंजती रहीं और मैं जिस वक्त सोया उस वक्त लाइट बराबर जल रही थी। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं ये देखकर फिर हैरत में डूब गया कि कमरे का बल्ब बुझा हुआ था, स्विच भी ऑफ था। हालांकि मैंने सोते वक्त लाइट जलती छोड़ दी थी। सारी घटनाएं अब मेरे लिए धीरे धीरे एक मसला बनती जा रही थी। लेकिन फिर भी मैंने ये सोचकर सारी बात दिमाग से झटक दी कि रात को अपनी बौखलाहट में जरूर मैंने ही खुद लाइट बुझा दी होगी और अब भूल चुका हूं। हमेशा की तरह थोड़ा ठहर कर अजनबी ने हम सब का जायजा लिया और मुस्कुराहट होठों पर बिखेरते हुए बोला, शायद आपको ये घटनाएं कुछ ऐसे ज्यादा हैरान कर देने वाली नहीं लग रही हों, लेकिन जल्द ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं किन खतरनाक हालात में घिरा हुआ था। इस सिलसिले की तीसरी रात पहली दो रातों से भी ज्यादा डरावनी थी। इस रात पहली बार मुझे महसूस हुआ कि वाकई किसी अनदेखे वजूद से मैं दो चार हूं और ये सब मेरा वहम नहीं है। उस रात पहली बार मुझे महसूस हुआ कि मैं सच में किसी अनदेखी चीज से दो चार हूं और ये सब मेरा वहम नहीं है। रात के 2 या 2:30 बजे होंगे कि किसी आवाज ने मेरी नींद तोड़ दी थी और इस बार मैंने देखा कि कमरे का दरवाजा खुला हुआ है। वहां से बाहर आंगन में फैली हुई चांदनी साफ दिखाई दे रही थी और कोई परछाई सी दरवाजे के सामने खड़ी थी और वो तैरती हुई अलमारी के करीब जा ठहरी। चलने का ये अंदाज मेरा अपना था। फिर उसने ठीक मेरे ही जैसे अंदाज में अलमारी खोली।
उसमें से मेरा सूट निकाला और फिर कपड़े बदलने लगा। कुछ ही लम्हों में वो मेरा सूट पहन चुका था। फिर वो इत्मीनान से चलता हुआ मेरी तरफ ध्यान दिए बगैर बाहर निकल गया। कुछ लम्हों बाद बाहर के दरवाजे के खुलने की आवाज़ सुनाई दी और तब मैं इस जादुई चक्कर से बाहर निकल आया। मैंने वक्त बर्बाद किए बगैर कोने में रखा डंडा संभाला और ताला उठाता हुआ उसके पीछे दौड़ लिया। मैं दरवाजे पर पहुंचा तो मैंने देखा कि वो खुला हुआ था। वहां से गली दूर तक नजर आ रही थी। वो इस वक्त गली के मोड़ पर पहुंच चुका था। मैंने तेजी से दरवाजा बंद किया, ताला लगाया और जो ही वो गली के मोड़ पर गुम हुआ, मैं अपनी पूरी ताकत से उसके पीछे दौड़ पड़ा। ये जरूर कोई चोर होगा, मैंने दिल ही दिल में सोचा और मैं उसे उसकी बेखबरी में पकड़ लेना चाहता था। और फिर मैं जो ही मोड़ पर घूमा, मुझे यूं लगा जैसे डर से मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया हो। किसी ने भयानक अंदाज में जोर से भाग जाओ यहाँ से का नारा लगाया था, बिल्कुल ऐसे ही जैसे शरारती बच्चे दूसरे बच्चों को डराते हैं। थोड़ी देर के लिए मैं होश से बेगाना हो गया था। मेरे कदम लड़खड़ा गए और मैं जमीन पर ढेर हो गया। और फिर मैं उठा तो वहां कोई दूसरा आदमी नहीं था। वो जो कोई भी था मेरी बौखलाहट का फायदा उठाकर रफू चक्कर हो चुका था। लड़खड़ाता हुआ मैं घर की तरफ लौट पड़ा। मुझे अपने नीले सूट के इस तरह चले जाने पर बहुत दुख था। मैंने घर पहुंचकर बिजली जलाई और अलमारी खोली कि देखूं और क्या क्या चीजें गायब हैं। और तब एक बार फिर मुझ पर हैरानी का दौरा पड़ गया। मेरा नीला सूट हैंगर में लटका हुआ था। अलमारी की दूसरी सारी चीजें भी अपनी अपनी जगहों पर मौजूद थीं। थोड़ी देर रुककर उस अजनबी किस्सा सुनाने वाले ने हमें देखा और फिर बोला, क्या आप बता सकते हैं कि उस वक्त मेरी क्या हालत हुई होगी? मेरा ख्याल है कि इस घटना के बाद आप लोगों में से शायद ही कोई वहां ठहरना पसंद करता, मगर मैं पहले ही बता चुका हूं। मैं फितरतन बहुत दिलेर था। हाँ, ये दूसरी बात है कि अब इस वक्त मेरी हालत बहुत अलग है। मेरा दिल बेहद कमज़ोर हो गया है और अब हर वक्त मुझ पर एक अनजाना सा डर छाया रहता है। मैंने महसूस किया कि उसकी आवाज़ उदास सी हो गई थी। कुछ लम्हे वो चुपचाप आतिशदान को घूरता रहा, जैसे गुजरी हुई घटनाओं की कड़ियां मिला रहा हो। चौथी रात जो आई, वो इस अजीबो-गरीब दास्तान की सबसे ज्यादा भयानक रात थी। उसने दोबारा बोलना शुरू किया। मैं रात गए घर लौटा था और बहुत थका हुआ था। मेरी नींद यकीनन बहुत गहरी रही होगी, क्योंकि बावजूद खटका सुनने के मैं पूरी तरह से उठ नहीं पाया था। मेरी आंखों में नींद तैर रही थी। बोझल आंखों को जबरदस्ती खोलते हुए मैंने देखने की कोशिश की। कमरे का दरवाजा, जिसे मैं बंद करके सोया था, खुला हुआ था। तभी अचानक जैसे कोई साया मेरे सामने आ गया। फिर वो साया धीरे धीरे दूर होने लगा। कुछ देर बाद मुझे बाहर के दरवाजे के खुलने की आवाज सुनाई दी। वो बदमाश जा रहा था। मैंने खुदा मालूम किस जज्बे के तहत बिस्तर से छलांग लगाई। खाली हाथ और नंगे पैर उसके पीछे दौड़ पड़ा। दरवाजे पर पहुंचकर मैंने देखा कि वो बेहद तेज रफ्तारी से जा रहा है। फिर वो गली के मोड़ पर दिखाई दिया। मैंने इस बार उसे पकड़ने की ठान ली थी। मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा था और मुझे यकीन था कि वो कोई जिन या भूत हरगिज नहीं हो सकता। नीले सूट की मौजूदगी का ये मतलब कतई नहीं था कि मेरी सोची हुई हर बात ठीक ही थी। हो सकता है वो कोई चोर ही रहा हो और मुझे देखकर भाग निकला हो। दलीलों की रोशनी में हर बात साफ थी और इसमें इस वक्त मैं और घुमाव फिराव पैदा नहीं करना चाहता था। मैं गली के नुक्कड़ पर पहुंचकर अलर्ट अंदाज में आगे बढ़ा, लेकिन कोई अनएक्सपेक्टेड बात नहीं हुई। वो इतनी देर में दूसरी गली के नुक्कड़ पर पहुंच गया था।
मैंने वहीं रुककर उसे मुड़ते देखा और पीछे चल पड़ा। मेरे और उसके बीच कोई 150 गज का फासला मौजूद था। गली के बाद उसने सड़क पार की और इस तरह चलने लगा कि उसका जिस्म चांदनी में रहने के बजाय मकानों के साए में रहे। मैं खामोशी से उसका पीछा करता रहा। साफ था कि वो इस पीछा करने से कतई अनजान लग रहा था, क्योंकि उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा था। मुझे उसके पीछे चलते चलते कोई 15 से 20 मिनट गुजर गए। मैंने तय कर लिया था कि आज उसे बचकर नहीं जाने दूंगा। इस सारे अरसे में कोई पुलिसमैन भी मुझे नजर नहीं आया था कि मैं उसका सहारा ले सकता। सड़क पर सन्नाटा छाया था। सड़कें पूरे चांद की चांदनी में नहाई हुई थीं। बेखबरी में और कुछ दूर चलने के बाद पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैं शहर के बाहर आ गया हूँ और उस सड़क पर चल रहा हूँ जो सीधी कब्रिस्तान की तरफ जाती है। वहाँ से आबादी खत्म हो गई थी। कुछ देर के लिए मैं रुक गया था कि वो उस मैदान को पार कर ले जो मेरे और उसके बीच आ गया था। वो सीधे चलता चलता कब्रिस्तान के गेट में घुस गया। मैंने वक्त बर्बाद किए बगैर दौड़ लगाई और जल्द ही उसे जा लिया। वो पेड़ों के बीच से गुजरता हुआ ऊंची नीची कब्रों को फलांगता जा रहा था। रात का सन्नाटा यहाँ कुछ अजीब ही अंदाज में फैला हुआ था। हर तरफ झिंगरों की आवाजें गूंज रही थीं। सर्दी से मेरा बुरा हाल था, क्योंकि मारे जोश के यूं ही बिस्तर से निकल आया था। मुझे अपने मकान के खुले होने की फिक्र भी थी और कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि क्या करूं। वो सिर्फ क्यूरोसिटी का जज्बा ही था जो मुझे रोक रहा था। अब मैंने कुछ देर रुक जाना ही मुनासिब समझा। मैं एक पेड़ के साए में रुक गया। वो कोई 100 गज के फासले पर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। कुछ देर वो इधर उधर देखता रहा, फिर वो वहीं बैठ गया। वो शायद कोई कब्र ही थी। अचानक वो बड़ी तेजी से जमीन खुरचने लगा, यानी खोदने लगा। वो इतनी तेजी से जमीन खुरच रहा था कि मैं बयान नहीं कर सकता। यूं लगता था जैसे उसकी उंगलियां लोहे की हों। मैं जादू में जकड़े इंसान की तरह ये मंजर देखे जा रहा था। उस वक्त मुझे न सर्दी का एहसास था और न रात का ख्याल और ना ही कब्रिस्तान का डर। कोई घंटा भर की मेहनत के बाद उसने कब्र की खासी मिट्टी एक तरफ निकाल फेंकी और तब मुझे यूं लगा जैसे वो किसी चीज को जोर लगाकर खींचने की कोशिश कर रहा है। कुछ देर की कोशिश के बाद वो कामयाब हो गया। मैंने कुछ गज और आगे बढ़कर एक मुनासिब जगह ठहरते हुए देखा कि वो कब्र में से लाश निकालने में कामयाब हो गया था। लाश यकीनन ताज़ा ही थी, क्योंकि चांदनी में कफन सफ़ेद नजर आ रहा था। उसने कुछ ही लम्हों में लाश को कपड़े से अलग कर दिया और फिर, मेरे खुदा, रुककर उसने सिसकी सी और लाश पर झुका और दांतों से लाश को नोचने लगा। बोटियां उतार उतार कर वो यूं उन्हें चबा रहा था जैसे कि जानवर गोश्त खाते हैं। ये मंजर ऐसा लर्जा देने वाला था कि मैं मारे डर के कांपने लगा। फिर मैं किसी डरे हुए गीदड़ की तरह बेतहाशा वहां से भाग उठा। मेरे लिए वहां ठहरना अब इम्पॉसिबल हो चुका था। 20 मिनट का रास्ता मैंने 10 मिनट से भी कम वक्त में तय किया और जब मैं घर पहुंचा तो मेरा सारा जिस्म पसीने से भीग चुका था। हालांकि सख्त ठंड पड़ रही थी। मैंने दरवाजे खूब अच्छी तरह बंद किए और उस रात मैं सुबह तक जागता रहा। इतने देर में मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अब इस मकान में हरगिज नहीं रहूंगा। सुबह होते ही मैंने मालिक मकान का हिसाब किताब साफ किया और एक होटल में शिफ्ट हो गया। बूढ़े अजनबी ने रुकते हुए एक लंबी सांस ली, फिर पाइप में तंबाकू को भरने के लिए जेबें टटोलने लगा। हम सब इस हैरान कर देने वाली दास्तान के असर में इस कदर डूब चुके थे कि हमें उसका चुप हो जाना कुछ बुरा सा लग रहा था।
पाइप जलाकर तंबाकू कश खींचते हुए उसने कहा, मेरी दास्तान यहीं ख़त्म नहीं होती। होटल में कुछ हफ्ते गुजारने के बाद ही मुझे एहसास हो गया कि मैं यहाँ का किराया अफोर्ड नहीं कर सकता। मजबूरन मैंने एक और मकान किराए पर ले लिया। यहाँ मैं कोई 6 या 7 दिन आराम से रहा, लेकिन 8वीं रात, हाँ 8वीं रात, मुझे यूं लगा था जैसे कोई वजनी चीज गिरी हो, और फिर मेरी नींद टूट गई। और ये बात यहाँ बताने की जरूरत नहीं कि मुझे यहाँ भी उसी नाटक की शुरुआत होती नजर आ रही थी जिसे मैं गुजर चुका था। मैंने खतरे की पहली ही घंटी पर वो मकान छोड़ दिया और एक दोस्त के यहाँ जाकर ठहर गया। उन दिनों किसी के यहाँ लगातार रहना कितना गलत समझा जाता था, ये बात तो आप सबको पता होगी। मैंने मजबूरन फिर एक और मकान तलाश किया, लेकिन जल्द ही मुझ पर यह राज खुल गया कि मैं किसी बहुत बुरे चक्कर में फंस गया हूँ। गंडे तावीज़ के बावजूद कोई चीज़ मेरे साथ हमजाद की तरह लगी हुई थी। अकेले मकानों में सोना अब मेरे बस में नहीं था। होटलों का खर्च मेरे बस से बाहर था। मैं महीनों इधर उधर मारा मारा फिरता रहा। कितनी ही रातें मैंने मुसाफिर खानों में गुजारी, लेकिन वो मेरे साथ चिमटा रहा। और फिर कुछ अरसे बाद मुझ पर एक नई बात का खुलासा हुआ, और यही वो भयानक खुलासा था जिसने मुझे वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया। मैं जिंदा हूँ, लेकिन मुर्दों से बदतर। उस एहसास के बोझ तले दबकर मैं इस हाल को पहुंच गया हूँ। मेरी उम्र, आप यकीन करें कि 30 साल से ज्यादा नहीं है, मगर मैं 60 साल का बूढ़ा मालूम होने लगा हूँ। मेरे हौसले पस्त हो चुके हैं और एक रहस्यमयी डर हर वक्त मुझ पर छाया रहता है। वो किसी वक्त भी मेरा पीछा नहीं छोड़ता, हर वक्त साए की तरह साथ लगा रहता है। मैं पिछले 5 सालों से उस रहस्यमयी हमजाद का घर बना हुआ हूँ। वो इस वक्त भी मेरे साथ है, लेकिन आप लोग उसे देख नहीं सकते। खुदा की कसम, वो इस वक्त भी मेरे साथ है। बूढ़ा अचानक खामोश हो गया, और फिर वहां मौजूद हर शख्स के होठों पर तंजिया सी मुस्कुराहट देखकर झिंझला गया। शायद आप लोगों को मेरी कहानी पर यकीन नहीं आया, वो तेज लहजे में बोला, और फिर उठकर तेजी से चलता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मैंने इस बेतुकी कहानी पर एक हल्का सा ठहाका लगाना चाहा, लेकिन दूसरे ही लम्हे मेरी आवाज हलक में अटक गई। मेरी तरह और सब भी हक्का पक्का रह गए थे, क्योंकि जिस वक्त वो अजनबी दरवाजे से बाहर निकल रहा था, तो वेटिंग रूम के फर्श पर उसका साया पड़ रहा था। साया नहीं, बल्कि साए, 2 साए थे, जबकि अजनबी के साथ कोई दूसरा आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।